2019 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट कपिल वर्मा जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कपिल जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और युवा तो हैं ही आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपिल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो आकलन होता है वो हमेशा विश्वसनीय होता है। आंख बंद करके भी आपकी रिपोर्ट पर एक बैंक अरबों रुपया का लोन सैंक्शन करने में सक्षम होता है। सवाल ये है, जो अभी 20 दिन 25 दिन पूर्व देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट लोकसभा पटल पर रखा, उसको कैसा देखते हैं सर आप? बजट बहुत ही अच्छा था इस बार, और वित्त मंत्री ने बहुत ही आम आदमी को सोचते हुए टैक्स एग्जेम्पशन भी बढ़ाई, काफ़ी बेनिफिट भी दिए, कस्टम में भी काफ़ी से चेंजेस किए हैं। जैसे लिथियम बैटरीज पे कस्टम में उन्होंने छूट दी है, और इनकम टैक्स का स्लैब रेट कम बढ़ा के तो वाकई लोगों में खुशी की लहर जग गई कि क्या यही वजह था दिल्ली चुनाव जीतने का? हाँ, मुझे भी यही लगता है वैसे, पर ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं। जी। तो मतलब जो स्लैब रेट था वो मध्यम वर्ग के लिए बहुत काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि हमें ज़्यादा छूट मिलना चाहिए। तो लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा है वित्त मंत्री जी ने, इससे 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा सर, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी राजस्व की? देखिए, गवर्नमेंट के पास ना बहुत सारे सोर्सेज है कमाने के लिए। जैसे टारगेट टैक्स कलेक्शन का टारगेट्स भी बढ़ गए हैं ऑफिसर्स के, पहले जो टारगेट थे वो बढ़ा दिए गए हैं। तो स्कूटनी और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट के पास जिससे वो टैक्स कलेक्शन अपना भरपाई कर लेती है। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि भाई एक आम जनता को रिलीफ दे के कुछ ऊपर वालों से निकला जाए। और जो उनका टैक्स बचेगा, पैसा बचेगा, वो परचेजिंग करेंगे। हाँ, राइट। उससे इकनॉमी में चैनलाइज होता है प्रॉफिट, और पैसा इकनॉमी में आता है, तो उससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है इनडायरेक्ट वे में, जीएसटी के रूप में। राइट, जीएसटी तो ले ही रही है गवर्नमेंट। अच्छा सर, 2 बड़ी बातें थी हमारी कि इस बार एमएसएमई सेक्टर को बहुत शुरू से, मतलब इसके पहले वाले बजट में, इसमें भी बहुत मजबूती दी गई है। तो एमएसएमई सेक्टर में जो माइक्रो कंपनियां थी उनको शिफ्ट करके एमएसएमई में लाई गई, उनकी जो लिमिट्स है बढ़ाई गई, और बहुत सारी उनको जो एसएमई सेक्टर के लाभ होते हैं, चाहे वो लोन के हों चाहे वो टैक्सेशन के हों। तो चूंकि एक आम पत्रकार में हूँ सर, तो थोड़ा सा इसको बताएंगे एमएसएमई सेक्टर की क्या कैटेगरी है और कितना लाभ होगा सर? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का ना शुरू से ही रुझान है कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बिजनेस के साथ साथ ना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है औरों के लिए। जी जी जी। तो एमएसएमई की लोन कैटेगरी, जो अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरीज थी, वो बढ़ा दी गई हैं ताकि वो और ज़्यादा लोन दे रहे। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक सेकंड सर। जी सर, हम लोग बात कर रहे थे जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं, थोड़ा उसको विस्तारपूर्वक बताएं सर आप। एमएसएमई सेक्टर्स में ना लोन की कैटेगरी बढ़ाने के लिए, ताकि अनसिक्योर्ड लोन ले सकें, उसकी लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। जैसे जो लिमिट 5 करोड़ थी उसे 10 करोड़ कर दिया गया, ताकि वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सके, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन ले सके। मोस्टली जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती रखने के लिए, तो उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वो लोन ले सकेंगे। और काफ़ी सब्सिडीज़ भी अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट निकाल रही है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। एमएसएमई के केसेस रिजॉल्व करने के लिए भी एमएसएमई केस के लिए अलग से इन्होंने मीडियम बनाया, ताकि जो उसके लॉ केसेस हैं जो सिविल सूट में ना जाके वो एमएसएमई कोर्ट में जाके सॉल्व करा सकते हैं, और उसका बेनिफिट भी बिल्कुल उठा सके। बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से वो सॉल्व होता है। राइट सर, 2 सवाल मेरा और भी था कपिल वर्मा जी, कि देखा ये जाता है कि इस बार जो स्टार्टअप के अंदर अनसिक्योर्ड लोन दिया गया है, जो मैंने इतिहास देखा है, वो ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग उस लोन की भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या आकलन है आपका इसमें? देखिए, बिजनेस का फेलियर होना और उससे लोन ना रीपे करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन बैंक इसको बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है। लोन देते वक्त भी प्रोफाइल देखता है कि भाई वो बिज़नेस करेगा नहीं करेगा, उसके बाद ही बिज़नेस की मॉनिटरिंग होती रहती है। तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि लोन फेल हो, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है। तो मेरे हिसाब से पर ये बहुत ज़रूरी है कि लोन दिया जाए, क्योंकि नए नए बिजनेसमैन को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, जॉब करेंगे। जॉब करने से हमारी देश की ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखिए अमेजॉन है, एक स्टार्टअप भी था, हम लोग सुने नहीं थे 10 साल पहले, आज मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उसका टर्नओवर है। राइट सर, तो इस तरह की जो स्टार्टअप की कंपनियां हैं, हमारे युवाओं के पास पैसा नहीं है, सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी इस बार के स्टार्टअप में। हाँ, लेकिन जो स्टार्टअप जैसे अमेजोन की आपने बात करी, अमेजोन जो है ना बाहर का स्टार्टअप है, वो इंडिया का नहीं है। अमेजोन के आने के बहुत सारे बैड इफेक्ट हैं हमारी सोसाइटी पे। जैसे आप देखें कि बहुत सारे युवा वहाँ पे सिर्फ डिलीवरी का काम करते हैं, जो कि
बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है उनके लिए, ना ही कोई करियर पाथ बन पाता है जिससे वो आगे कोई ग्रोथ कर पाए। लेकिन जब वो अपना स्टार्टअप करेंगे, अपने छोटे छोटे बिजनेस खोलेंगे, जो स्टार्टअप के रूप में उन्हें फंडिंग मिलेगी, तो उससे इकोनॉमी में भी बूस्ट होगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। जी, तो मतलब इस बार वाले जो बजट में स्टार्टअप की व्यवस्था है वो अमेजॉन जैसी कई कंपनियां भारत में एस्टैब्लिश होने के चांसेस हैं। राइट। और सर जो एमएसएमई सेक्टर में जो छूट की अगर हम बात करें बारीकी से, तो किन किन चीज़ों में छूट दिया गया है? और टैक्सेशन छूट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, स्पेशल टैक्सेशन कोई छूट नहीं है, स्टार्टअप के लिए है। अच्छा। स्टार्टअप के लिए छूट है कि अगले 10 साल के ब्रैकेट में कोई भी 3 साल वो चूज़ कर सकते हैं जिसपे उन्हें टैक्स नहीं देना है। इनकम टैक्स की पूरी तरह छूट होगी। 10 साल के ब्रैकेट में से 3 साल चूज़ कर सकते हैं। एमएसएमई के लिए कोई टैक्स की बेनिफिट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की सब्सिडीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं कई सेक्टर्स में, और लोन की लिमिट को बढ़ाया गया। सर जो पार्टनरशिप फॉर्म है शुरू से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, मतलब टैक्सेस ज़्यादा है। कुछ अपील करना चाहेंगे वित्त मंत्री से कि भाई ये सेक्टर में लोग पीछे हट जाते हैं या कंपनी एक्ट में नहीं जा पाते? नहीं, दोनों ही देखिए, कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप को कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही अलग अलग है। जैसे कंपनी में हमें फील होता है कि टैक्स कम है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ टैक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी से जो भी आप विड्रॉ करते हैं वो सैलरी उस पर दोबारा से टैक्स देते हैं। जबकि पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट भी उसी एंगल से देखती है कि ऑलरेडी पार्टनरशिप पर टैक्स दिखने में ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल में कम है, तो वो कम होने की कोई गुंजाइश है नहीं। मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट कभी करेगी नहीं। तो सर कितना परसेंट है इस वक्त पार्टनरशिप पे? पार्टनरशिप पे 30% है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे 26% नॉर्मली रफली लगता है, एजुकेशन सेस जोड़ के 25+1। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को विड्रॉ करेंगे तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग से लगता है, तो वो ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल से सर आज के समय भी जीएसटी को आए हुए मेरे ख्याल से 7 साल हो गया, लेकिन इतना अवेयरनेस अभी तक जनता में नहीं हुआ। वो बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपना काम पूरा नहीं कर पाती। तो नहीं, देखिए, सरकार तो बहुत अवेयर कर रही है और आज का युवा भी बहुत अवेयर है। सोशल मीडिया, गूगल, सब पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई भी अगर ठीक से पढ़े, देखे, समझे तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझा सकता है। बहुत कम है सर आज। कितने भी बड़े बिजनेस एम्पायर हैं वो डिपेंडेंसी टैक्स जो एक्सपर्ट है उन्हीं को होता है, क्योंकि नॉर्मली बिजनेसमैन का ना अपना एक्सपर्टीज होता है अपने बिजनेस में, तो वो फोकस नहीं कर पाता, इसलिए उसको एक बेहतर सीए एडवोकेट की जरूरत होती है और इसमें हम मदद करते हैं। तो सर ये जो आपका इस बार बजट है वो एमएसएमई और स्टार्टअप और जो छूट की व्यवस्था की गई है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे पहुंचेंगे हम लोग? उसमें मदद तो मिल सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों से ही वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। जी। और गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत और भी कदम उठाने पड़ेंगे जिससे बिजनेस बूस्ट हो। और भी जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ, आज की डेट में पेमेंट सिक्योरिटी नहीं है। एक बिजनेसमैन जब सेल करता है तो उसको पेमेंट सिक्योरिटी नहीं होती कि सामने वाला पैसे देगा या नहीं देगा। अगर पेमेंट सिक्योरिटी की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट करेगी। और खासतौर से सर एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि पेमेंट सिक्योरिटी उतना नहीं है। तो सर क्या यही वजह है कि जो रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले इतना कम है? नहीं, ये पूरी तरह इसी को नहीं कह सकते, क्योंकि रुपए को मजबूत होने के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे वो मल्टीपल देशों के साथ काम करता है और बहुत सारे लोग सिर्फ यूएसडी डॉलर में ही ट्रेड करते हैं, वो रुपए को ट्रेड नहीं करते। अब इंडिया में ने भी कई देशों के साथ टाइप किया है जिसमें रुपए के साथ डीलिंग होगी, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल एरिया में रुपए यूज़ होने लगेगा तो हमारी भी मजबूती बढ़ेगी। और मतलब फिर भी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए ना? एक्सपोर्ट तो बढ़ाना ही चाहिए। एक्सपोर्ट तो बहुत मेन फैक्टर है जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ होती है, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा कंज्यूमर है कि इंपोर्ट इतना ज़्यादा है कि उस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दो बड़ी बातें आपने कही। देश की आबादी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उसमें से चाहे पेट्रोल हो या वाटएवर कुछ भी हो। सर एक सवाल और भी था, बहुत बड़ा सवाल था कि इनकम टैक्स पेयर की संख्या कब बढ़ेगी? इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट को बहुत बेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम एरिया में। आप देखिए, मेट्रो और जो नियर बाय एरिया हैं वहीं पे लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। जो रिमोट एरिया है उनकी इनकम है भी लेकिन वो फाइल नहीं करते क्योंकि वो अवेयर नहीं है, और गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग टूल नहीं है कि वो उनको चेक कर पाए। तो वो गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तभी टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ सकती है। तो सर जो अभी एआई आ रहा है, एआई से सपोर्ट मिलेगा? मिलना तो चाहिए।
जैसे कि अगर आप मुझे पूछें कि कितना अकाउंट है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यही बता देगा। राइट। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है। हाँ। क्योंकि हर अकाउंट में पैन नंबर जुड़ा हुआ है, आधार से लिंक है। जी। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसको प्रोसेस करना, उनको मेटलाइज करना कि वो आईटीआर भरें, उनसे कम्युनिकेट करना, वो बहुत मुश्किल काम। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो आरबीआई है, आरबीआई की जो गाइडलाइन है सर, वो अक्सर देखा जाता है कि होती तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका फायदा जो बड़े बैंकर से उठा लेते हैं। चाहे यस बैंक को आप देखें, या अभी मुंबई में हालिया जो कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें भी देखने को आया। तो क्या अपील करेंगे आप लोग कि आरबीआई अपने गाइडलाइन को और स्ट्रिक्ट करे? जनता पिस रही है इसमें। देखिए, जनता पिस रही है। आरबीआई अगर स्टिक करता जाएगा तो अल्टीमेटली जो आम आदमी है, जिसे लोन चाहिए, उसे नहीं मिल पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस में इतनी सारी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ बढ़ा देती है फिर कि एक आम आदमी को लोन नहीं मिलता। आरबीआई को और बैंकों को बेसिकली ज़रूरत है सेगमेंट वाइज मॉनिटरिंग की, कि जैसे छोटा व्यापारी है तो उसकी रिपोर्टिंग कम होनी चाहिए, बड़े के साथ ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि मॉनिटरिंग भी ठीक तरीके से हो सके और कंप्लायंस भी उसी हद तक हो जितनी वो बिजनेसमैन पूरी कर सकता है। ऐसा ना हो कि सिर्फ कंप्लायंस के चक्कर में बिजनेस सफ़र करे। राइट। तो ये जो बजट काफ़ी अच्छा है, आपने बोला तीसरी अर्थव्यवस्था में सहयोग देगा, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। कुछ और एडवाइस करना चाहेंगे सर वित्त मंत्री जी से या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? जी, मैं तो एक ही एडवाइस मैं एक ही एडवाइस करना चाहूँगा कि युवा की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, इसी तरह सर्विस सेक्टर के लिए भी कुछ स्कीम्स आनी चाहिए, जिससे बहुत सारे युवा आईटी की जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, सर्विस सेक्टर में फोकस करें। राइट। और जो आपने बड़ी बात कही है, अमेजोन जैसी कंपनी में हमारे बहुत सारे युवा केवल डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं। राइट। तो वो ज़्यादा वर्थफुल नहीं है। सर लास्ट सवाल था, जो जीएसटी है सर, आप इनकम टैक्स जीएसटी दोनों देखते हैं? बिल्कुल सर। तो जीएसटी का स्लैब रेट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जीएसटी के स्लैब रेट तो काफ़ी हाई हैं, गवर्नमेंट समय समय पे उसको चेंज करती रहती है, लेकिन वो जितने कम हो उतना आम जनता के लिए अच्छा है। खासकर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो कम होनी ही चाहिए। सर आपसे जो मेरी बात हो रही थी कि जो जीएसटी है, मतलब जीएसटी की जो टैक्सेशन के बारे में, तो टैक्सेशन जैसे कि फ्रिज है या मोटरसाइकिल है, इस पे लगता नहीं आपको ज़्यादा है टैक्स? ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। नहीं, ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा तो है, पर ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट अपनी कंसिडरेशन से करती है। जी जी। तो मुझे लगता नहीं कि हमारे कहने से गवर्नमेंट मानेगी, पर समय समय पर रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट भी भेजता है और भी फेडरेशन से जाती हैं, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से फैसला लेती है। अच्छा, जो हायर टैक्स है सर वो? नहीं, हायर टैक्सेशन तो 28%, हाँ, जैसे 28%, हाँ, जैसे सीमेंट है। जैसे जस्टिफाई करते हैं आप सीमेंट पर 28%? नहीं, जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि 28% बेसिकली जब हम कहते हैं कि आवास योजना इस तरह से होनी चाहिए कि एक आम आदमी को घर मिले, तो उस हिसाब से टैक्स रेट कम होना चाहिए, पर गवर्नमेंट मेरे ख्याल से सिर्फ बिल्डर्स को देखती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेट लगा रही है। एक आम आदमी को नहीं देखती है। नहीं, उस पर कम होना चाहिए, आपका सजेशन? हाँ बिल्कुल जी, कम होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट कपिल वर्मा जी, एक सवाल मेरा और था, बहुत सारा पैसा सर अभी विवादों में पड़ा हुआ है जीएसटी का ट्रिब्यूनल न बनने के कारण। हाँ जी। तो क्या ट्रिब्यूनल बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए जी, उसके बिना बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि अपील अपनी मनमानी करता है। अगर आप ट्रिब्यूनल नहीं होगा तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और जो कि बहुत सारे क्लाइंट बेयर नहीं कर सकते, तो उनको बहुत परेशानी होती है। ट्रिब्यूनल बनना तो बहुत ज़रूरी है और वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। 7 साल हो गया, अब तक बन जाना चाहिए। हाँ, इतना लेट होने का कोई रीज़न ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सुविधाएं भी है, सब कुछ है, स्टाफ भी है, पता नहीं क्यों नहीं करती गवर्नमेंट। क्योंकि सर इसका जो मेन मैंने देखा, बहुत सारे पैसा विवादों में करोड़ों रुपया, बिल्कुल, वो चलन में आ जाएगा। हाँ, परचेजिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो होना चाहिए ट्रिब्यूनल। उससे बिजनेसमैन को भी रिलीफ मिलेगा ना। बहुत सारे केसेस है जो फंसे हुए हैं, जो बिजनेसमैन अपनी फंडिंग लगा के बैठा है, उसने टैक्स जमा कर दिया ताकि उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, एडवांस में पैसे जमा कर दिए, लेकिन उसका रेजोल्यूशन निकलेगा नहीं जब तक, तो कैसे हल होगा। और हाई कोर्ट के पास अपने इतने मैटर है कि वो सिर्फ टैक्स को लेके अलग से ब्रांच बनाएगी, और वो मेरे से बिल्कुल सेकेंडरी भी होता है उनके लिए, सेकेंडरी होता है, और चीजें ज्यादा प्रायोरिटी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, रेवेन्यू उसके लिए सेकेंडरी होता है सर। बिल्कुल सर, तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए सर। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। अच्छा, टैक्सेशन का एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो जैसे माल कहीं भी पकड़ा जाता है सर, मान लीजिए गाजियाबाद पे मैं रजिस्टर्ड जीएसटी पेयर हूँ और कलकत्ता में पकड़ा गया, तो सर सुनवाई यहाँ होनी चाहिए या कलकत्ता में होनी चाहिए? देखिए, ये गवर्नमेंट का बड़ा अजीब तरीका है कि जहाँ पकड़ा गया वहीं पे सुनवाई चाहती है, लेकिन आइडली होना यही चाहिए जहाँ वो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी एरिया में उसकी फाइल ट्रांसफर हो जाए, जी। ताकि वो अपने एरिया में जाके कन्वीनियंट तरीके से समझा सके। वो मैनेज कर सकता है, उसका सीए भी वहीं पे है, एडवोकेट भी वहीं पे है,
और डिपार्टमेंट भी वहीं पे हैं। एक इतनी दूर जगह जाना, उसके लिए समझ लीजिए गाजियाबाद वाले को अगर कोलकाता जाके केस करना पड़े तो उसके लिए कितना एक्सपेंसिव इतना हो जाएगा, एक्सपेंसिव है। और जितना भी उसका माल है तब तक पेंडिंग पड़ा रहेगा, तब तक फंसा रहेगा। तो ये सब बुनियादी चीज़ें हैं बड़ी। अगर हम लोग बात करेंगे तो सर 24 घंटा लग जाएगा, बड़ा लंबा विषय है कभी। तो सर लेकिन मैं सबसे एक सवाल ये जरूर पूछता हूँ, ये आपका प्रोफेशन बहुत ही रिस्पेक्टेड है। आज तक बहुत सारे जो पेपर्स लीक हुए हैं, चाहे एसएससी हो या आईएएस हो, पीसीएस का हो, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा नहीं देखा जाता। तो ये इंस्टीट्यूट आपका बहुत बेहतर है, तो इतना बेहतर क्यों है? ये तो मैं इस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की तारीफ ही करना चाहूँगा कि वो इतने बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं कि आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि पेपर लीक हो या कुछ हो। और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट तरीके से मैनेज करता है, जैसे कोटा कोई नहीं है, किसी भी कास्ट का कोई रिजर्वेशन नहीं कोई है, रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ मेरिट ही है। आप पढ़ेंगे तो आप सीए बनेंगे, नहीं तो नहीं और बनेंगे। इसी वजह से हमारी क्वालिटी और हमारी रिस्पेक्ट भी होती है। तो सर आप उस वक्त क्या ड्रीम था 2011 में कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा? कहाँ से इंस्पायर हुए आप? ये मेरे जो टीचर थे, जब मैंने अपना 12th एग्ज़ाम पास किया था तो मैंने अपना स्कूल टॉप किया था, सनातन धर्म कॉलेज गाजियाबाद, राइट। तो मेरे टीचर ने बोला कि भाई आपने टॉप किया है तो सब, मैंने पूछा क्या मुझे आगे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई इस फील्ड में सबसे बढ़िया कोर्स है सीए, तुम वो करो। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली और फिर वहाँ से आपने मंजिल शुरू कर दिया। आज आप कामयाब हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप टॉपर हैं। टॉपर सर शब्द ही अपने आप को गौरवान्वित करता है, राइट। तो इसके लिए सीए बने। नंदा जी जो आपके प्रेसिडेंट बने, उनको शुभकामना देंगे? हाँ जी, मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए कि वो प्रेसिडेंट बने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में सीए इंस्टीट्यूट और आगे बढ़े। सर गाजियाबाद का जो सीए ब्रांच है, विभोर जिंदल जी चेयरमैन बने हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में गाजियाबाद की और तरक्की होगी और सीएस को प्रमोशन मिलेगा, और काफ़ी वो कुछ करते रहते हैं सीएस के प्रमोशन के लिए, एजुकेशन के लिए। लास्ट सवाल सर कपिल जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? ये दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो उम्मीद के चेहरे हैं सभी जनता के लिए। मेरे लिए नहीं, सारी जनता उम्मीद की नज़रों से इनकी तरफ देखती है। और मुझे सच में विश्वास है कि ये दोनों लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद।